ये आप लोगों के क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में आप लोग केमिकल रिएक्शन और उससे रिलेटेड टर्म्स या इक्वेशन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस यानी जिसको हम चेंज करने जा रहे हैं वो अपना नेचर, अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल लूज कर दे और एक नया फॉर्म ले ले, और एक ऐसा फॉर्म ले ले जिसमें उसका अगर कंपेयर हम लोग प्रीवियस सब्सटेंस से करें तो बिल्कुल उससे डिफरेंट हो। तो ऐसे चेंज को हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं, और केमिकल चेंज में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है उसमें जो हम लोग खाते हैं जो भी फूड मटेरियल्स या डिफरेंट काइंड ऑफ द फूड आइटम्स, वो अपना बिल्कुल फॉर्म चेंज कर देता है और वो न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो जाती है, जो फाइनली हमारे अलग अलग बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी में उसका यूज हो जाता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल को बर्न करते हैं, ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमें जो एनर्जी मिलती है वो उस फ्यूल के नेचर से बिल्कुल अलग रहती है। अब केमिकल रिएक्शन की बात करें तो केमिकल रिएक्शन को हम लोग दो टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। पहला टर्म होता है रिएक्टेंट्स और दूसरा होता है प्रोडक्ट। जो केमिकल रिएक्शन में ओरिजिनली पार्टिसिपेट करते हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और जो फाइनल एक न्यू केमिकल सब्सटेंस जो बन कर निकलता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी मैग्नीशियम रिबन को, ये आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करते हैं तो ये एक रिएक्टेंट है, और जो बर्न करके जो फाइनली हमें एक नया फॉर्म मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वो प्रोडक्ट है। और इसमें होता क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग लेते हैं तो उस पर कुछ डल अपीयरेंस आ जाते हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होते हैं वो उस पर एक वाइट लेयर बना देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले हमें उसे सैंड पेपर से रब करना पड़ता है, जिसके कारण से फिर वो अपना शाइनिंग अपीयरेंस पा जाता है। और जब उसको हम लोग बर्न करते हैं तो एक डेजिंग लाइट प्रोड्यूस होती है, और इसके थ्रू जो एक केमिकल रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन का, उससे हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो बेसिक ऑक्साइड है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं केमिकल रिएक्शन के। तो जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वो रिएक्टेंट, और जो फाइनली हमें मिलेगा वो प्रोडक्ट कहलाता है। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के स्टेट चेंज हो सकते हैं, कलर चेंज हो सकते हैं, कोई गैस बन के निकल सकता है, टेम्परेचर भी चेंज हो सकते हैं। यानी ये बहुत सारे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आते हैं जो हम लोग ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर किसी मेटल को अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन कराने जा रहे हैं किसी एसिड से, तो उसमें एक हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये एग्जांपल हो सकता है इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। स्टेट भी चेंज होती है। अगर सॉलिड वैक्स को लेकर हम बर्न करते हैं तो वो वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यहाँ पर भी फॉर्म चेंज हो रही है, सॉलिड से गैसेस फॉर्म में जा रहा है। टेम्परेचर चेंज के भी एग्जांपल हो सकते हैं। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाते हैं। तो कलर चेंज के भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जिसमें आपका अगर रस्ट को देखा जाए तो रस्ट का कलर क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, जबकि आयरन का क्या होता है, ग्रेइश ब्लैक होता है। तो ये आयरन जब रिएक्ट करता है और रस्ट में कन्वर्ट होता है तो उसकी कलर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ब्राउन कलर का हो जाता है। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जिसमें सभी कैरेक्टर एक साथ भी आ सकते हैं, या कोई एक कैरेक्टर, दो कैरेक्टर इसमें एक साथ आ सकते हैं।
अब हम लोग बात करेगा केमिकल इक्वेशन की। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एक शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ए केमिकल रिएक्शन इन द टर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ ए डिफरेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक केमिस्ट्री के लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करने को कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रही है, तो इसको हम लोग मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स के रूप में दिखा देंगे। एक एरो दे देंगे जो एक केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने का एक प्रोसेस दिखाते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, और फिर प्रोडक्ट में हम दिखा देंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यानी जो रिएक्शन हुई उसको एक लैंग्वेज में हम लोग डेवलप कर दिए, उसको सिंबल के रूप में, उसके फॉर्मूलाज के रूप में। तो इसको केमिकल इक्वेशन को लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो उसको एक लैंग्वेज के थ्रू हम लोग लिखते हैं, या तो उसको हम लोग एक सिंबल के थ्रू लिखते हैं। तो सिंबल के थ्रू लिखेंगे तो सिर्फ लिखेंगे Mg + O2 और फाइनली प्रोडक्ट दिखा देंगे एरो के बाद MgO। अगर हमारी इच्छा है कि उसे हम लोग बैलेंस करें केमिकल इक्वेशन, क्योंकि हम 9th में ही पढ़ चुके हैं कि एटम इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो यहाँ पर भी क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास भी कहता है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी स्टोइकियोमेट्रिक केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी लॉस नहीं होता है। तो उसको अगर हमें सही ढंग से दिखाना है तो शायद हमें बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है, और बैलेंस करके हम लोग उसके हर एक इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन की तरफ नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल कर देना ही बैलेंसिंग कहलाती है। तो रिएक्टेंट साइड के टोटल एटम्स पर्टिकुलर कंपाउंड के या एलिमेंट के या मॉलिक्यूल को काउंट कर लेंगे, और उधर प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एटम्स आए हैं उसको काउंट करके दोनों तरफ इक्वल कर देंगे उनको। तो इक्वल करने के तरीके को ही हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। तो इसको जस्ट लाइक ए प्रैक्टिस है, जैसे Fe + H2O रिएक्शन किया तो Fe3O4 + H2 बना। तो यहाँ देखेंगे कि Fe का एक एटम है, जबकि प्रोडक्ट साइड में Fe का 3 एटम है। तो यहाँ पर उसे हम बैलेंस अगर करने की कोशिश करेंगे तो फाइनली हमें क्या लगाना पड़ेगा, Fe के आगे 3 एटम, फिर उसके कारण से बैलेंस जो बिगड़ेगा प्रोडक्ट साइड में, उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग वाटर के साथ 4 आगे लिखा कोफिशिएंट लगाएंगे, जिससे आप अगर काउंट करेंगे फाइनली तो फिर हमारे दोनों साइड एटम्स की क्वांटिटी जो होगी पार्टिकुलर एलिमेंट के वो इक्वल हो जाएगी। इस तरह से हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस की चीज़ है। बहुत तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट जो भी हो, 1 हो 2 हो, ऐसे तो 1 होते हैं नहीं, कम्बिनेशन करने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग रिएक्टेंट में एटलीस्ट 2 रिएक्टेंट लेते हैं तो प्रोडक्ट हमारा फाइनली एक ही बनेगा। ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी रिएक्टेंट चाहे हम 2 या 2 से अधिक भी ले, लेकिन प्रोडक्ट हमारी सिर्फ एक आएगी। तो ऐसे रिएक्शन जैसे C + O2 CO2, H2 + O2 H2O, यानी रिएक्टेंट यहाँ 2 है, लेकिन 2 या 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमारा फाइनली एक ही आएगा। ऐसे रिएक्शन कम्बिनेशन रिएक्शन भी कहलाते हैं। अब आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जस्ट इसका अपोजिट। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट ब्रेक करके अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में वो आ जाए। जैसे मान लें कि लीड नाइट्रेट है। लीड नाइट्रेट आपका एक सिंगल रिएक्टेंट है, लेकिन जब उसको हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो वो लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी इसकी एक पॉसिबल सिंपलेस्ट फॉर्म के रूप में ये आ रहा है। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट अपने आप को फिर प्रोडक्ट के रूप में सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये आपके सिलेबस के हिसाब से 3 फॉर्म में किया जा सकता है, या तो हीट की मदद से, या तो लाइट की मदद से, या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। अगर हीट से करते हैं उसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, अगर लाइट की मदद से कर रहे हैं तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और सभी
केमिकल रिएक्शन के नेचर पर वो डिपेंड करेगा कि वो किससे डिकम्पोज हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी किसी के थ्रू कर सकते हैं। जो हीट के थ्रू हो सकता है वो हीट के थ्रू ही डिकम्पोज होगा। इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जो होगी वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही होगी। जैसे लीड नाइट्रेट को अगर डिकम्पोज करना है तो हमें हीट की मदद से करनी पड़ेगी, और अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को उसके थ्रू अगर डिकम्पोज करना है तो वाटर जब भी होगी, वाटर डिकम्पोज करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही होगी, जो फाइनली हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो सकता है। NaCl को डिकम्पोज करना है तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही डिकम्पोज करेंगे। लाइट के थ्रू अगर डिकम्पोज करना है तो इसके लिए एग्जांपल हो सकता है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ये जब भी होगा तो लाइट के थ्रू ही डिकम्पोज होगा। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जो पार्टिकुलर एफर्ट से ही वो होंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी किसी तरीके से कर देंगे। अब आता है नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें मोर एक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। यानी इसमें रिएक्टिविटी चार्ट को याद रखना पड़ेगा, इससे हमें पता चल जाती है। जैसे सबसे मोस्ट हाई रिएक्टिव एलिमेंट पोटासियम होता है, उसके बाद से सोडियम होता है, उसके बाद से बेरियम होता है। ये आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर एक्टिव एलिमेंट अपने से लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो रिएक्टिविटी चार्ज अगर देख लेते हैं तब वो पता चल जाएगा। जैसे आयरन है और उसको अगर रिएक्शन कराएं हम कॉपर सल्फेट से, तो आयरन कॉपर से मोर एक्टिव एलिमेंट है, यानी हाईली रिएक्टिव है एज अ कंपेयर ऑफ कॉपर। वो कॉपर को उसी के कंपाउंड से अलग कर देगा, क्योंकि कॉपर के कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, उसमें से उसको डिस्प्लेस करके खुद कंपाउंड बना देगा फेरस सल्फेट, और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही आपका आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ये डिस्प्लेसमेंट वाली घटनाएं जो हों दो बार हों, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें दो आयोनिक कंपाउंड जो सॉल्यूशन में अपने आयन को एक्सचेंज कर लें, ऐसे रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ले रहे हैं, तो बेरियम क्लोराइड भी आयोनिक कंपाउंड है, सोडियम सल्फेट भी आयोनिक कंपाउंड है, दोनों का अपना एक सॉल्यूशन है। दोनों सॉल्यूशन में अपने आयन के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सचेंज कर लेंगे अपने आयन को, यानी बेरियम सल्फेट के साथ चला जाएगा, सोडियम क्लोरीन के साथ चला जाएगा यानी क्लोराइड के साथ, और बना देंगे प्रोडक्ट बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यानी ये डिस्प्लेसमेंट दो बार हुई। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बने जो सॉलिड फॉर्म में बनता हो, तो ऐसे रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो इनसॉल्युबल फॉर्म में बनेगा, सॉलिड के रूप में बनेगा, जिसको बाद में हम लोग फिल्टर्ड पेपर से आराम से छान के अलग कर सकते हैं। और इसी में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी होते हैं, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बस यही इसको अलग क्लासीफाइड किया जाता है कि इसमें जो एक प्रोडक्ट बनता है वो न्यूट्रल बनता है, और ये जनरली एक एसिड जब एक बेस से रिएक्शन करता है तभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। जैसे NaOH प्लस HCl, तो Na और OH दोनों आयन है पॉजिटिव और नेगेटिव, और हाइड्रोजन क्लोराइड H प्लस और Cl माइनस, ये दोनों अपने कॉरस्पॉन्डिंग आयंस का एक्सचेंज करके NaCl और H2O बना देंगे। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही कहते हैं, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में है, और ये स्पेशली एक न्यूट्रल सब्सटेंस NaCl बनाता है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब आपका लास्ट आ रहा है टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक जस्ट लाइक ए बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है, जिसमें इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अगर हम लोग ऑक्सीजन और या हाइड्रोजन के गेन या लॉस को समझें, तो ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया जा सकता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें या तो ऑक्सीजन का गेन हो या तो हाइड्रोजन का लॉस हो। एक केमिकल रिएक्शन में जहाँ ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो या हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, तो उसे हम लोग ऑक्सीडेशन टर्म से इंडिकेट करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में देख लीजिए,
यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करके कॉपर और वाटर बना रहा है। यहाँ हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन का गेन करके वाटर बना है, तो इसने ऑक्सीजन का गेन किया, इसलिए वहाँ से हाइड्रोजन गैस से वाटर तक के टर्म को हम लोग ऑक्सीडेशन के टर्म पर दिखाएंगे। और कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन का लॉस करके कॉपर में बदला है, तो रिडक्शन का डिफाइन हो जाता है कि या तो गेन ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस केस में इसने ऑक्सीजन का क्या किया है, लॉस किया है, इसलिए इस टर्म को हम लोग रिडक्शन के रूप में दिखाएंगे। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म को हम लोग को पहचानना होता है और उसको जानना पड़ता है। अब इसमें जो ऑक्सीजन का गेन करेगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, जो ऑक्सीजन का लॉस करेगा वो रिड्यूस होगा। जैसे इफ़ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, ये आपके बुक का लाइन है। और अगर किसने ऑक्सीजन का लॉस किया है रिएक्शन के दौरान तो उसको रिड्यूस्ड कहते हैं। तो इस टर्म पर हम लोग आराम से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचान सकते हैं। और जो रिड्यूस होता है, याद रखिएगा, जो रिड्यूस होगा वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसको भी पहचानना बहुत आसान हो जाती है। पहले तो देख ले कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ कहाँ हो रही है। अब ऑक्सीडेशन में रिएक्टेंट साइड में किसने ऑक्सीजन का गेन किया या हाइड्रोजन का लॉस किया, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, या जिसने ऑक्सीजन का लॉस किया या हाइड्रोजन का गेन किया वो रिड्यूस हो गया। जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। बस इसी टर्म पर आपको याद रखना है। और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसलिए हम लोग पढ़ाते हैं कि इसका डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है कोरोजन, रेंसिडिटी। तो कोरोजन के बारे में आप लोग ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेरिक गैसेज जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, वाटर वेपर हो गया, इनके कारणों से कोई भी मेटल अपने मेटालिक फॉर्म को, ओरिजिनली मेटालिक फॉर्म को लॉस करके एक नया सब्सटेंस बना लेता है, जो उस मेटल के लिए डिसएडवांटेज बन जाती है। मात्र अगर एक्सेप्शनल केस में देखा जाए तो अल्युमिनियम को छोड़कर। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम लोग कोरोजन के नाम से जानते हैं। जैसे आयरन को अगर ऑक्सीजन गैस और मॉइस्चर मिल जाए तो वो रस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। कॉपर को अगर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर मिल जाए तो वो एक बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसको कोरोजन के फॉर्म में माना जाता है। सिल्वर भी अगर हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर जाए तो वो सिल्वर सल्फाइड बना देता है। तो ये सभी कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। इनको बचाने के लिए अगर देखा जाए कि इसको प्रिवेंट, क्योंकि रस्टिंग बहुत अच्छा केमिकल रिएक्शन हमारे डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए नहीं माना जाता है, कि कहीं ना कहीं हमारे वो मेटालिक एडवांटेज को रिड्यूस कर देता है। तो इसको अगर हमें प्रिवेंट करना है तो पेंट करके, ग्रीसिंग करके या गैल्वेनाइजेशन करके इसको काफ़ी रिड्यूस किया जा सकता है, काफ़ी कम किया जाता है। और सबसे लास्ट आपका टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट इन ए फूड। जो हमारे खानों में ऑयल या फैट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होना, जिसके कारण से उनका स्मेल ख़राब हो जाना या टेस्ट ख़राब हो जाना ही रेंसिडिटी कहलाती है। यानी ये फैटी मटेरियल्स का ऑक्सीडेशन होना जो फूड में प्रेजेंट है, फैटी मटेरियल्स का ऑक्सीडाइज्ड होना जो हमारे फूड में प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण से फूड का ख़राब हो जाना, उनका स्मेल ख़राब हो जाना, रेंसिडिटी कहलाती है। अगर रेंसिडिटी को हमें प्रिवेंट करना है तो हमें उसमें एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारे केमिकल्स आते हैं एंटीऑक्सीडेंट के रूप में होते हैं, उनको उसमें मिलाकर तब पैकिंग करेंगे, या वैक्यूम पैकिंग कर लें, या उनमें एयर की जगह पर नाइट्रोजन भर दें, क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट गैस होती है जो केमिकल रिएक्शन को कहीं ना कहीं रिड्यूस करती है, या उसको फ्रीजिंग कर दें, काफ़ी कूल प्रोसेस पर रखें ताकि उनका वो रेंसिडिटी होने से वो बच सके। तो रेंसिडिटी सिर्फ ऑयली मटेरियल या फैटी मटेरियल का ही होता है जो फूड में प्रेजेंट रहते हैं, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको बस रिड्यूस करके
कम किया जा सकता है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। इसमें एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन होंगे आप उसको सॉल्व कर लेंगे।